नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का। सवाल पब्लिक का शो पर आपका आज स्वागत है। ईडन गार्डन्स को कौन नहीं जानता इस देश में। क्रिकेट अगर एक धर्म है तो ईडन गार्डन्स उसका मक्का है, लेकिन अब उस पर वक्फ के नाम पर दावा आ गया है। इतना ही नहीं, फोर्ट विलियम्स पर भी दावा है। इसके पहले देश की संसद भवन और दिल्ली एयरपोर्ट पर वक्फ के नाम पर दावा ठोका गया था। एक मौलाना तो उठे और महाकुंभ वाली जगह पर भी दावा ठोक दिया कि ये जमीन वक्फ की है। बाद में पीछे भी हट गए। मतलब ऐसा लगता है कि जिसके मुंह में जो आ रहा है वक्फ के नाम पर वो बोल रहा है। हालत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो वक्फ छोड़ देगा वो हिंदुस्तान का, और जिस पर वक्फ उंगली रख दे वो वक्फ का। और तुर्रा ये देखिए कि इसका विरोध करो तो देश में CAA और शाहीन बाग करा देंगे, ये धमकी भी आने लगती है। मोदी, शाह, योगी क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? इसलिए मैं आज ये मुद्दा सवाल पब्लिक का शो पर लेकर आई हूं। ईडन गार्डन, संसद भवन भी वक्फ का कैसे हो सकता है? वक्फ के नाम पर मनमानी रुकेगी, इसलिए CAA वाली धमकी। लेकिन इस पूरे मामले में फैक्ट शीट क्या कहती है? ईडन गार्डन्स, फोर्ट विलियम्स पर वक्फ के दावे के पीछे तर्क क्या हैं? इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने। ईडन गार्डन और फोर्ट विलियम देश की ऐसी धरोहर है जिसे पूरा देश जानता है, लेकिन AIMIM के इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि नहीं, ये वक्फ का है। इसका सबूत भी उनके पास है। सामने है सर, मैडम, डेटा सामने है। 8,000 जो स्टेट है वो इंक्रोच हो चुका ऑलरेडी। बंगाल, आप ये हम जहाँ खड़े हैं, फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में, वक्फ स्टेट में आता है। तो यहाँ का जो रेंट है ना मंथली, वो 169 रुपीज शायद है। 105 प्रॉपर्टी हमारी पार्कशीट में है। जो वक्फ का लॉ है, आप 6 मंथ ज्यादा अपने पास रख नहीं सकते। AIMIM के नेता ने बयान तो दे दिया है, पर इसे लेकर फैक्ट क्या है जरा वो भी देख लीजिए। हमारे पीछे ईडन गार्डन्स है और ये ईडन गार्डन्स से जो सटा हुआ इलाका है, ये पूरा इलाका जो है ये आर्मी लैंड है, क्योंकि यहाँ से जो है 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर फोर्ट विलियम है, जो एक बेहद इम्पोर्टेंट आर्मी इंस्टॉलेशन है। ये ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी का जो है हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम। तो मुद्दा है ही नहीं, वो मुद्दा को उठाया जा रहा है। ईडन गार्डन्स, फोर्ट विलियम, ये आर्मी प्रॉपर्टी है। कहां से इनको वक्फ मिला? यानी जिस स्टेडियम के इलाके को वक्फ का बताया जा रहा है वो दरअसल भारत की सेना के अधीन आता है। और ये बात भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे दिग्गज खिलाड़ी अशोक डिंडा भी कह रहे हैं। मेरे को जितना मालूम है, जो ईडन गार्डन्स है ये आर्मी के अंडर में है। यहाँ पर एक ईंटा भी अगर कुछ काम करता है तो ईडन गार्डन्स जो प्रेसिडेंट, जो वर्किंग कमेटी है, वो भी आर्मी से पूछ के ही करना पड़ता है। पूरा फैक्ट क्लियर है, पर फिर भी वक्फ के नाम पर डराने और गुमराह करने की लाइन पकड़े कुछ मुस्लिम नेता इसमें भी हिंदू मंदिरों को लाकर खड़ा कर रहे हैं। देश में शिया समुदाय के बड़े धर्मगुरु कल्बे जवाद ने देश की इकोनॉमी ठीक करने के लिए हिंदू मंदिरों का सोना मांग लिया है। इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। अगर रिजर्व बैंक में दे दें, ये मंदिरों के सोना का रिजर्व बैंक में आ जाए तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तानी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी। ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? इसे आगे ले जाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहीन बाग की तर्ज पर वक्फ बिल के खिलाफ 17 मार्च से जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी किसान आंदोलन की तरह ही मांग कर रहे हैं। 2-2 साल तक देश की सड़कें बंद की जाएंगी। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। चंद मुस्लिम या मौलाना शाहीन बाग जैसा
कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग ना हो जाए। यानी अब शाहीन बाग की धमकी के जवाब में जलियांवाला बाग वाला पलटवार सामने आ गया है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है, ईडन गार्डन संसद भवन वक्फ का कैसे हो गया? सवाल 2, वक्फ की मनमानी रुकेगी इसलिए सीएए वाली धमकी? वक्फ का विरोध होगा तो मंदिरों का सोना मांगा जाएगा? मोदी शाह योगी विरोधी वक्फ के नाम पर ध्रुवीकरण चाहते हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में, सईद रिजवान लॉयर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, फराज किदवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है वारिस पठान भाई को, जो AIMIM के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, और उनसे मेरा सवाल ये है कि भैया अब ईडन गार्डन्स भी ले लिया, फोर्ट विलियम्स भी ले लिया, ये जमीन और ये पूरा एरिया तो आर्मी के अंदर आता है, आर्मी इसका लीज रिन्यू करती है। 15 साल का लीज पहले 2008 में रिन्यू हुआ था, उसके बाद 2023 में, अब ये भी वक्फ का हो गया। सवाल पूछे या ना पूछे वारिस भाई, एक वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ बोलकर ये भी ले लेंगे ईडन गार्डन्स भी। तो ये जो क्रिकेट का धर्म है, इसका जो मक्का है ईडन गार्डन्स, ये सारे कहां जाएंगे? बिल्कुल नविका जी, आपकी बात तो सही है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जब से एक वक्फ नया संशोधन बिल गवर्नमेंट ने लाया है, लाने की कोशिश कर रही है, जो आने वाला है, इसको लेकर देश का मुसलमान में अंदर एक फिक्र भी है और एक गुस्सा सा भी है। फिक्र इस बात की है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तो नीयत में खोट है, बीजेपी का मंशा ही खराब है। उनकी नीयत ये है कि हमारे जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, उनको हड़प कर ले, उनको यूसरफ कर ले, उनको खा जाए। और गुस्सा भी इस बात का है कि कितना बीजेपी नफरत फैलाएगी। अब तक उनको खाने पीने से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, अब जो हमारी गरीबों का हक है उस जमीन को भी बीजेपी हड़प करना चाहती है। तो ये नफरत की राजनीति जो बीजेपी देश के अंदर खेल रही है ना, ये नफरत की राजनीति का जो नंगा नाच नाचा जा रहा है बीजेपी द्वारा रोज नाफी जाएगी, आपको समझ में नहीं आ रहा ये देश को किस दिशा में लेके चला जाएगा, ये देश को किस तरह से डुबा रहा है। ये पूरा हमारी गंगा जमनी तहजीबी को पूरी तरह से खत्म करने का ये काम हो रहा है देश के अंदर। और हर दिन एक दिन रोकता नहीं है कि आज सुनते नहीं हो कि आज हम मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत का बीज नहीं बोया गया। हर दिन नफरत पैदा की जा रही है। चलिए वक्फ के ऊपर हम आते हैं, क्या लाने की जरूरत है वक्फ के? आपने जब वक्फ का जो अमेंडमेंट पढ़ा उसमें क्या क्या लिखा हुआ कि वक्फ बोर्ड में अब हिंदू का इन्वॉल्वमेंट होगा। आप मुझे बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कभी किसी मुसलमान को मोदी जाने देंगे? क्यों आपको हमारे पर्सनल मैटर्स के अंदर भी इंटरफेयर करने का? वो भी SDM कलेक्टर वो डिसाइड करेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है, हर चीज वक्फ के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये किस लिए? क्योंकि हमको वारिस पठान भाई, मैंने एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछा था ईडन गार्डन्स पर, आपने मुझसे 400 सवाल पूछ लिए। आपने बीजेपी की नीयत का बता दिया, आपके पास पूरा बीजेपी की नीयत का डायग्नोसिस है, अपनी नीयत का बता दीजिए ना, क्योंकि AIMIM के लीडर ने कहा है ईडन गार्डन्स जो है वो वक्फ का है। मुझे बता दीजिए, जो जमीन आर्मी की है वो पहले बताइए कि वक्फ की कैसे हो सकती है, और ईडन गार्डन्स, पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, महाकुंभ की जमीन, सब कुछ वक्फ का ही है, तो बाकी देश क्या करेगा? जाकर अरेबियन सी में बैठेगा? देखिए नविका जी, अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन है। अगर बोलते हैं वक्फ की जमीन है तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, कागज होते हैं, दस्तावेज होते हैं, हर चीज होता है। वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल की बात से कोई सहमति नहीं रखता, कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हो ऑर्डर के अगेंस्ट में। लेकिन अगर कोई क्लेम कर रहा है तो डॉक्यूमेंट्स होता है ना। ये जो भरम फैला रहा है ना कि नहीं मुसलमान ने बोल दिया ये भी हमारा है, ये भी वक्फ है, ये सब जो ये बीजेपी की चाल है, ये सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, ये सब चीज पर अपना कब्जा कर रहे हैं। अरे नहीं नाविका जी, अगर कोई जो वक्फ करता है ये कौन ध्यान भटका रहा है? और वारिस भाई शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे हैं कि सारा दोष बीजेपी का है। मुझे ये बता दीजिए, क्या एक दौर नहीं चला जहां उंगली रखो ये वक्फ का है, अब इसे अगर आप सवाल पूछ लोगे तो ये शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को, ये धमकियां आने लग गई हैं?
ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का लॉजिक? अरे संविधान ने इजाजत दिया है प्रोटेस्ट करने की। सबसे पहले तो यहाँ पे सभी पैनलिस्टों को मेरी ओर से माह रमजान की मुबारकबाद, और सभी लोगों ने रोज़ा भी रखा होगा, तो मुझे लगता है रोज़े में कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वारिस पठान साहब, रोज़े में इंटरप्ट करना और चिल्लाना भी वर्जित है, तो आप शांति से अब सुनिए 2-3 मिनट। और वैसे होली भी आ रही है, तो आपको होली की भी शुभकामनाएं वारिस जी। आप खेलते नहीं खेलते मुझे नहीं पता, पर आप ध्यान से खेलिएगा। गणपति बाप्पा मोरिया बोला था तो क्या हो गया था। एनीवे, मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, ऐसा है कि वक्फ के नाम पर बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी फिर से काम पर। मुझे याद आ रहा है 6 महीने पहले वारिस भाई, मैं उस समय पर समाजवादी पार्टी से हरे कुर्ते वाले आते थे, आजकल अच्छे प्रवक्ता आते हैं, वो है, और बाकी हमारे मेहमान थे तहसीन पूनावाला एक्सेट्रा, ये कहते थे सीए आएगा, नाविका जी मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ये मुसलमान कहां जाएंगे, ये 20 करोड़ मुसलमान जो है अरब सागर में डाल दिए जाएंगे। अब मैं 20 करोड़ की तो फिगर नहीं मांगता हूं, वारिस पठान 10 मुसलमान के नाम बता दे जिनकी नागरिकता छिन गई। अन्यथा ये जो बोले ना जमीनें और मस्जिदें छिन जाएगी, उसको भी उतने ही सीरियसली लेना है जितना कि सीए के टाइम पे लिया था। दूसरी बात, आते आज के टॉपिक पर, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन का मैंने फैक्ट चेक किया, ये सिर्फ फैक्ट चेक हो चुका है, इनको फैक्ट चेकर बड़े अच्छे लगते हैं, इनके तरफ के फैक्ट चेकर, और उन्होंने भी फैक्ट चेक किया है। ईडन गार्डन का है कि लॉर्ड ऑकलैंड के पास था, लॉर्ड ऑकलैंड। अब ये मुझे नहीं लगता ये मुसलमान है लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री को। अब यहां पे मुस्लिम कहां से आ गया? फिर राजभवन, जिसपे ये क्लेम करते हैं ये ब्रिटिशर्स ने बनाया, जब चले गए ब्रिटिश तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर किया। फोर्ट विलियम 1696 में ब्रिटिशर्स ने बनाया और ईस्टर्न कमांड को दे दिया। इसमें अब बता दीजिए कि कौन सा है आपका यहाँ पे वक्फ का दावा। एनीवे, थर्ड पॉइंट पे आता है और आखिरी पॉइंट है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, नफरत की बात वारिस पठान जी आप कर रहे हैं। वो लोग जो बार बार सन तर्ज से जुदा के नारे को जस्टिफाई करते हैं, वो दूसरे फराज मियां हैं, उनके यहां बोलते हैं मठाधीश माफिया है, उनके टीएमसी वाले बोलते हैं कि मृत्यु कुंभ है, जो बार बार हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदू आस्था पर चोट करते हैं और हिंदुओं को समाप्त करने की धमकी देते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। एक ही बात वारिस भाई बता दीजिए कि क्या 1500 साल पुराना एक मंदिर, उस पर वक्फ ने क्लेम किया। इस्लाम 1400 साल, मतलब जैसे कुरान पाक 1400 साल पहले आई है, तो उसके बाद इस्लाम जो है एक प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से हम लोगों को मिला कुरान से। तो बताइए कि उससे पहले का क्लेम कैसे हो रहा है? ये कैसे क्लेम हो सकता है? शिव मंदिर कैसे 1500 साल पुराना क्लेम हो सकता है? वो समझा दीजिए। वारिस भाई 30 सेकेंड सुनो तो सही, अभी देखो, हाँ सुनो, अभी शहजाद पूनावाला ने आधे घंटे का इतना बड़ा भाषण दिया, आधा घंटा, मगर एक भी तर्क वाली बात नहीं की उसने। ठीक है, रमजान मुबारक, बिल्कुल आपको भी है, मुझे भी। आज तो 11वां रोजा हो गया, मुझे पता नहीं आप रखते हैं या नहीं रखते। आप होली मुबारक भी बोल दो, गंगा जमनी तहजीबी का मानता है, होली मुबारक हो तमाम को, होली की बोल दिया ना, होली मुबारक। अरे उसमें क्या, हमारे दिल में नफरत नहीं, होली मुबारक हो आप तमाम देशवासियों को, उसमें क्या है, खेलना मुबारकबादी देने में कोई गुनाह थोड़ी है। बात सुनो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा ना कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है नाविका जी, संविधान के दायरे में रहकर आप हम तमाम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि कर डालेंगे, वायलेंस कर डालेंगे, नहीं, संवैधानिक तौर से पूरे देश में एहतजाज किया जाएगा, नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें दूसरों के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है। इसलिए शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था लोगों के लिए ये उनके अधिकार का हनन है। तो आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन संवैधानिक अधिकार उसका है, रास्ते रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन रिजवान भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये ईडन गार्डन्स इनका हो गया, हमारा संसद भवन इनका हो गया क्योंकि वो जमीन भी वक्फ की है, फोर्ट विलियम्स इनका हो गया, एयरपोर्ट इनका हो गया, महाकुंभ की जमीन इनकी हो गई, सब कुछ, मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर भी वक्फ के हो गए, तो बचा क्या? और किसी भी चीज पर अगर ये उंगली रख दें तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ हो गया, और अगर इसको खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला हो गया। जी नाविका, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। 2-3 बातें बोली वारिस साहब ने। एक, उन्होंने बोला मुसलमान नाराज है, मुसलमान गुस्सा है। तो नाविका, मुसलमान तो पूरी दुनिया में गुस्सा है। अभी सीरिया में मारपीट हो रही है, इतना गुस्सा है। अभी कल ट्रेन उनकी हाईजैक कर ली गई, वहां मारपीट हो रही है, मुसलमान वहां भी गुस्सा है, और मुसलमान हिंदुस्तान में भी गुस्सा है। तो वारिस भाई, मुसलमान तो पूरे दुनिया में गुस्सा है, तो मुसलमान के गुस्से की फिक्र करनी बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ।
Okay, I agree. Now, next line is, okay, show me the waqf. Show me where is the waqf. जैसा अभी शहजाद ने बोला, अरे तुम वक्फ तो दिखाओ कि जब किसी लॉर्ड ने इसको प्रेजेंट किया था, दिया था, तो उसके बाद वो तुम्हारा कैसे था। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ डिबेट में आओ, तब तो हम तुम्हारी सुने। तुम जुबान खर्च करने आते हो और डिबेट का 1 घंटा खराब करके एक कंटेंट देके सिर्फ चले जाते हो। तो वारिस जैसे लोग और मुस्लिम जैसे भी ये बाकी लोग हैं, इनको मैं फिलहाल इस टाइम देश के मीडिया, सोशल मीडिया के लिए नाविका, ये सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइडर। और उस कंटेंट पे हम लोग अपने अपने प्रोग्राम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, उसके बाद ये भी आगे बढ़ जाते हैं, हम भी आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई, जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी, जैसा शहजाद ने बोला, ये कहते थे मुसलमानों को जेलों में डाला जाएगा। 4 साल हो गए ट्रिपल तलाक एक्ट आए हुए, इनके पास क्या डेटा है, कितने मुसलमानों को डाला गया, कितनों को नहीं डाला गया, कोई इनके पास लिस्ट है? नहीं है। उस टाइम भी ये कंटेंट दे रहे थे, आज भी ये कंटेंट दे रहे हैं, और कल भी ये कंटेंट देते रहेंगे, और रोज ये कोई ना कोई बकवास करते रहेंगे, जिसपे हमको कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के लिए मिलता रहेगा, बस। लेकिन तहसीन भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वहां राशिद अल्वी जी हैं, वो कह रहे हैं AIMPLB को सारे रास्ते बंद करके और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को बताती है कि वो फ्रीडम मूवमेंट की, स्वतंत्रता के समय की एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को स्वतंत्रता दिखाई। तो इस देश में हक किसके हैं? सिर्फ मुसलमानों के हैं कि उनको कोई बात पसंद नहीं आएगी तो वो सड़कें बंद करा देंगे? क्या ये उनका संवैधानिक हक है? इसके बाद कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि मंदिरों का सोना हमें दे दीजिए। आप वक्फ क्यों ले रहे हैं? सोना ले लीजिए मंदिरों से। वक्फ का कहीं पर भी उंगली रखकर उसे वक्फ की जमीन बता देने की जो होड़ मची हुई है, इसका इलाज क्या है? और इसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोले तो बोलेंगे मोदी, योगी, ये सारे मिलकर जो हैं ये मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि वक्फ के खिलाफ और वक्फ के इस तरह के दावों के खिलाफ किसी की आवाज क्यों नहीं निकलती? नमस्कार नाविका जी, आपको सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में और रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। मैं रोजा भी रख रहा हूं और मैं नवरात्र और श्रावण के व्रत भी रखता हूं, ताकि कोई मुझ पे एलिगेशंस ना करे। लेकिन और इस वक्त मैं रोजेदार हूं, तो मैं सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। 2 या 3 चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहला जो आपका क्लेम है नाविका जी, आपका यानी कि जो भाजपा के प्रवक्ता क्लेम करते हैं, जिनके और आप बता रहे उनका जो क्लेम है, वो क्लेम ये है कि वक्त कोई भी जमीन को क्लेम कर सकता है, कोई भी जमीन को मांग सकता है, जैसे ईडन गार्डन्स, पार्लियामेंट वगैरह। ये बिल्कुल गलत है। वक्त ऐसा नहीं कर सकता है। वो क्लेम करने के लिए कुछ भी करते, शायद वारिस भाई ने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। सेक्शन 40 उनको ये आर्बिट्री पावर्स नहीं देता है। और जिन लोगों ने ताजमहल क्लेम करने की कोशिश की, पार्लियामेंट क्लेम करने की कोशिश की, वो उनको सक्सेस नहीं मिला। ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे। दूसरी चीज, आपने एक सज्जन का नाम लिया, वो किसी जमाने में कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, शायद विधायक या MP थे कांग्रेस के। वो दर रोज इस तरह के स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे ताकि बीजेपी का फायदा हो, पोलराइजेशन हो। ये ध्रुवीकरण में बीजेपी का पोलराइजेशन हो रहा है। जो बात डिस्कस नहीं हो रही, 45 लाख करोड़ रुपए भारतीयों के स्टॉक मार्केट से चले गए। आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? कह दीजिए राशिद अल्वी बीजेपी के हैं नहीं, और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई इस तरह का आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया कि राशिद अल्वी हमारे पार्टी में नहीं है? प्लीज, मैं बहुत कम बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं। नहीं, आप मेरे एक सज्जन हैं तो नाम ले दीजिए। नाम लेने से डर क्यों लगता है? आपका सवाल इतना लंबा था, मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद आप पूछिए ना प्लीज नाविका जी। माफ कीजिएगा, आपके 60 सेकंड पूरे होने के बाद ही मैंने सवाल किया है। दूसरा पॉइंट बोल रहा था। आपके 60 सेकंड पूरे होने के बाद ही सवाल किया है, और मैं पूछ रही हूं उस सज्जन का नाम लेते हुए आप डर क्यों रहे हैं?
मुझे उस सज्जन का नाम लेने से कोई घबराहट नहीं। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि मैं किसी का नाम लेकर उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता हूं। अगर मैं नाम लूंगा तो मैं जिनको मैं पॉलिटिकली काबिल समझता हूं मैं उनका नाम लूंगा, जैसे माननीय मोदी जी का नाम लूंगा, माननीय राहुल गांधी जी का नाम लूंगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लेता। मैंने वारिस भाई का नाम लिया, मैं शहजाद का नाम लेता हूं। जो पॉलिटिकली इररिलेवेंट है उनका नाम मैं क्यों लूं? चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कांग्रेस ने तो कभी इररिलेवेंट नहीं कहा, ये नहीं कहा कि कांग्रेस में नहीं है। तहसीन जी बात रखना चाहता हूं, प्लीज रख दूं अगर आप इजाजत दें। आप ही से सवाल है तहसीन, आप ही से सवाल है। तहसीन ने चलिए राशिद अल्वी को इररिलेवेंट कह दिया। तहसीन, आपकी कर्नाटका की सरकार विजयपुरा में किसानों की जमीन हैंडओवर कर रही थी और वहां के मंत्री जमीर अहमद दबाव डाल रहे थे कि जल्दी 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 वक्फ के नाम पर जमीनें कर दो। अब उनको पार्टी से कब निकाल रहे हो जरा बता दीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए मैंने 2 या 3 सवाल, थैंक यू आपने ये सवाल पूछा। आपको आप थैंक करते रहना, पर मुझे वारिस से भी 2-3 सवाल पूछने दीजिए। उनको भी उन्होंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उनको मैंने पूछा कि सीए में कितनी इसका जवाब देने दीजिए, ये मेरा 3rd पॉइंट था। हाँ सुन लीजिए तहसीन, डोंट इंटरप्ट। अरे भाई मेरा पूरा हो जाने दीजिए तहसीन, प्लीज डोंट इंटरप्ट, आई रिक्वेस्ट। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, एक एक करके डिबेट करते। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वारिस से पूछा कि सीए से कितने लोगों की नागरिकता छीनी, उसका जवाब नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर कैसे क्लेम कर दिया, महाकुंभ तो हजारों लाखों साल पहले होता था, वो कैसे क्लेम कर दिया। पर मैं आखिरी बात से पूछना चाहता हूं, वारिस भाई आते मुंबई से, वक्त के पास 9 लाख एकड़ मतलब 9 मुंबई जितनी जमीन, और पता है रेंट कितना है? 200 करोड़। सोचिए ये लैंड ग्रैबर वर्सेस पुअर मुस्लिम है, ये मुस्लिम वर्सेस हिंदू इशू है ही नहीं। ये जो लैंड ग्रैबर्स बने हुए हैं ना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम के संरक्षण से, ये दरअसल वक्फ की जमीन अपने लिए यूज करना चाहते हैं। अन्यथा मुझे तहसीन या वारिस पठान 10 हॉस्पिटल बता दे जो वक्फ की जमीन पर चलते हैं। फराज किद भाई जवाब दीजिए। वारिस भाई आ रही हूं, तहसीन आ रही हूं। फराज किद भाई। नविका जी, सबको रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली की मुबारकबाद। आपको भी। और मैंने ये कुछ बोला है, उल्टा बोला है, आई होप आप समझी होंगे कि रमजान की शुभकामनाएं और होली की मुबारकबाद। समाजवादी उल्टा ही बोलती है। सब समझ गए हुजूर, आपका इशारा सब समझ गए। ऐसा कोई नहीं बैठा यहाँ पर जिसे समझ नहीं आ रही है। हाँ, ये जनता पब्लिक सब समझ रही है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे सुनिए तो मैडम, सुनिए। शहजाद ने अभी कुछ कर्नाटका की बात बोली है, तो शहजाद आप जो हैं पढ़िएगा रामचरितमानस में उत्तरकांड, और उसमें एक चौपाई लिखी हुई है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, थाई महा अधि हृदय कटोरा। भारतीय जनता पार्टी से आप आते हैं इसलिए इसका मतलब बताऊंगा मैं तो टाइम निकल जाएगा, और नविका जी का इतना प्रेस्टिजियस शो है, दर्शक आपके समझ गए होंगे मैंने ये क्यों चौपाई पढ़ी। अचानक मुझे याद आई नविका जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता और प्रधानमंत्री जी तक जुमले फेंकने और झूठ बोलने में माहिर हैं। अभी इन्होंने कर्नाटका की बात की। द हिंदू ने 13 नवंबर 2024 को एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की नविका जी, और उसमें आधे पेज का इन्होंने एक फैक्ट चेक किया, जो कि तेजस्वी सूर्या जी ने एक एलिगेशन लगाया था वक्फ के ऊपर कि कर्नाटका के होड़ावाद गांव में वक्फ ने 1500 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश की। और ये होड़ावाद गांव जो है, ये कर्नाटका के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर एमबी पाटिल, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। वहां के ग्राम प्रधान थे तुकाराम धड़ाके। ये पूरा इसमें द हिंदू में है, आप अपनी टीम से बोलिएगा, अब तक आपको फट से दे चुके होंगे। 13 नवंबर 2024 सुनिएगा। तुकाराम धड़ाके ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से और गांव के लोगों से बात की। ये फ्रॉड ये कर रहे हैं इनके सांसद कि 1500 एकड़ जमीन को नोटिस गई, और वहां के किसान बताते हैं कि एक भी नोटिस नहीं गई। एंड एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स नविका जी, वहां पर जो टोटल फार्म लैंड है वो 1100 एकड़। तो इनका जो झूठ, मुझे पता नहीं आप कहां से पढ़कर आते हैं, क्योंकि मैं आपको साउंड बाइट सुनवा दूंगी मुख्यमंत्री का, जिन्होंने कहा था नोटिस गए हैं और हम ये नोटिस वापस लेंगे। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। आप कौन सी अखबार पढ़ते हैं, किस पर इतना फैक्ट चेक का रिलाई करते हैं? मैं मुख्यमंत्री का आपको स्टेटमेंट पढ़वा दूंगी, जहां उन्होंने कहा कि नोटिस गए तो हम वापस ले लेंगे। तो इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि काफिला लुट क्यों रहा है। आज ईडन गार्डन्स पर ये नौबत आई कैसे कि कोई उस पर उंगली रखकर कह रहा है कि ये ईडन गार्डन वक्फ का लैंड है।
ताजमहल वक्फ का लैंड है, संसद भवन वक्फ का लैंड है, इस पर कोई जवाब है आपका? आप रोजा नहीं है, पानी पी लीजिए। आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोती, मैं रुलाने में ज्यादा रखती हूँ। बोल रही हूँ, अरे रोती नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपका रोजा नहीं है, आप पानी पी लिए, या 4 बार बोल चुकी है। मेरी आप इतनी चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। हाँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके लिए मैं ऐसा स्टेटमेंट दूंगा भी नहीं कि आप होती हैं। सुनिए, अब सुनिए नविका जी, सुनिए, अभी बात हुई शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी मौलाना साहब, ठीक, मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं वो। कुंभ की जमीन को जब उन्होंने बोला नविका जी कि वो वक्फ की जमीन है, मैं उसका कंडम करता हूं, उसका घोर विरोध करता हूं। और अगर 0.1% वक्फ की जमीन 0.1% थी भी तो उनको नहीं बोलना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि मोहम्मद शामी ने अगर पानी पी लिया है तो वो अपराधी हो गए। शहाबुद्दीन रजवी साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कुरान शरीफ के सूरह बकरा की आयत नंबर 185 पढ़िएगा, जो कि रोजा नहीं, जो कि किन किन कंडीशंस में रोजा छोड़ा जा सकता, रोजे को बाद में रखा जा सकता है, वो उसमें पूरा लिखा हुआ है। नहीं सुनिए, भटकाने का काम, अब रोजे पे चले गए भाई साहब। ये ईडन गार्डन्स वाली बात कही थी इमरान सोलंकी ने, जो AIMIM में है। वारिस पठान ने उनसे पल्ला नहीं झाड़ा, आप झाड़ने में लगे हुए हैं। अब वारिस भाई, इमरान सोलंकी आपकी पार्टी के हैं या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। इमरान पार्टी, नविका जी एक बात मुझे बड़ी ताज्जुब लग रहा है, सवाल का बताना चाहता हूं। पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। ठीक है, इमरान सोलंकी साहब हमारे वहां के हैं, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने अगर कहा है तो बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आज हर रमजान का 11वां रोजा है, 11 दिन चले गए, आज सारे के सारे रमजान मुबारक क्यों दे रहे हैं मुझे? चलो बड़ी खुशी की बात है, आपने भी दे दिया। अब ये तो आप खुद से पूछ लीजिए, ये तो आप खुद से। आज आपने क्यों रमजान मुबारक कह दिया शहजाद भाई? नहीं, कमाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि शहजाद पूनावाला स्टार्टिंग में बोल रहे कि रमजान में सब रोजगार है तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। अरे शहजाद भाई, हम तो रमजान में भी सच बोलते हैं और आम दिन भी सच बोल रहे हैं। तो आप बताओ, पहले तो आप रोजा होके नहीं, मैं अभी बोल रहा हूं ना, क्यों बोलते हो? चलिए, मैंने सुन लिया वारिस भाई, मैंने आपकी बात सुन ली। मॉरल एथिक ये है कि हर दिन ठीक है वारिस भाई, बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलने का। वारिस भाई बहुत अच्छी बात है। प्लीज वारिस भाई प्लीज रुक जाइए, अच्छी डिबेट तब होगी अगर दोनों साइड सुने जाएंगे। प्लीज अभी एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए, मुझे खुशी पता है क्या हुई नाविका, कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोलते थे, वो रामचरितमानस से कोट करने लगे। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। और कोट करते करते मैंने क्या बोला था, 1500 साल पुराना शिव मंदिर तमिलनाडु में, ये कर्नाटका में 1500 एकड़ जमीन पे आ गए। अरे भाई, वो जमीन विजयपुरा की, वो कर्नाटका की अलग थी, जिसको रिटर्न कर दिया। और 1500 साल पुराना गांव तिरुचि डिस्ट्रिक्ट में, जिस पर बकायदा टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट की है। आप कल कुर्सी से गिर गए थे एक डिबेट में, मैं देख रहा था, मुझे चिंता भी हुई कि फराज भाई ठीक ठाक सलामत तो है, पर कुर्सी से गिरिए, फैक्ट से मत गिरिए। दूसरी बात, आप दूसरों को बोलते हैं मैं मौलाना को कंडेम करता हूं। अरे औरंगजेब पे सजाकर उसकी सजदा करने वाले औरंगजेबी मानसिकता वाले अबू आदमी का कब खंडन करेंगे? छोड़ देते हैं इस विषय पे, आते हैं वारिस भाई पर। वारिस भाई सुन लीजिए ना, आपको तो मैं बोल ही नहीं रहा, अभी आप पे शुरू कर रहा हूं। वारिस भाई अब आप पर आ रहा हूं, सुन लीजिए। वारिस भाई आने दीजिए, वारिस भाई प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। 10 सेकंड बोलो सच। वारिस भाई 10 सेकंड। वारिस भाई मैं आपसे फिर से, हो गया नहीं, पहले सच बोलो। हाँ हाँ सच बोलते हैं, आप सच बोलते हैं ना, मैं आपका टेस्ट कर देता हूं। रोजा है, हाँ हाँ रोजा है, सुनिए, भाई वो रोजा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, आपको सुनिए तो सुनिए, एक आपको क्या, देश संविधान से चलता है ना, एक सेकंड उनकी मर्जी। एक सेकंड अरे वो एक सेकंड वारिस भाई आपने बोला कि रोजे में भी और वैसे भी आप सच ही बोलते हो, हमेशा सच बोलते हो। वारिस भाई, धरती चपटी है गोल है, धरती चपटी है गोल है। अरे मैं सच्ची बोलता हूँ हमेशा। तो बोलो ना, धरती चपटी है गोल है। लेकिन आप मुझे बताओ ना, धरती चपटी है गोल है, इतना तो सच बता दो। चपटी है गोल है, उसको छोड़ो। नहीं क्यों छोड़े? चपटी है, नहीं हर बात को छोड़ दो, वक्त छोड़ दो, ईडन गार्डन छोड़ दो, तमाम इधर उधर की बात करो, लेकिन वक्त की बात ना करो। लेकिन मैं पूछना, नहीं मैं पूछना चाहती हूँ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? उनको लगा मैंने ये सवाल क्यों पूछ दिया। मैंने ये सवाल
इसलिए पूछा क्योंकि वारिस अगर सच बोलते तो बोलते धरती गोल है, पर उन्होंने नहीं बोला। इसका मतलब ब्लाइंड फेथ को वो सच्चाई के ऊपर रखते हैं, जैसे वक्त में भी रख रहे हैं, जैसे सीए में रखते हैं। ये प्रूव हो गया कि वारिस पठान ऑलवेज लाइज। हिस्ट्री में जो स्कूल में पढ़ाया जो है, जो अर्थ है, आप में मिलकर चेंज कर सकते नहीं कर आप सकते। अनर्थ हैं, टीचिंग को भी आप अनर्थ कर रहे हैं, हम स्कूल की टीचिंग को भी मानते हैं। ये आपके हिसाब से क्या है, धरती चपटी है या गोल है? आपके हिसाब से क्या है? पहले तो बताओ रोजगार हो या नहीं हो? आप इतना बड़ा भाषण सबको दे दिए। वारिस पठान, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ। मौलाना कल्बे जवाद कहते हैं कि इस देश में 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिनमें कई हजार टन सोना है। सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। तुम छोटी से छोटी औकात से मदद करोगे, ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांट दो। अब मुझे बताइए, आप मौलाना जवाद के साथ खड़े हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे किसको? मेरे को सवाल किया नाविका जी? जी बिल्कुल, वारिस पठान जी, आप ही से। अच्छा, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंदिरों के अंदर इतना टन सोना पड़ा हुआ है, अगर वो टन सोना बेच दो तो डॉलर कुछ 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो मैंने कोई ऐसा पढ़ा है। अगर वो है तो फैक्ट चेक करके, अभी तो आपके बड़े बड़े फैक्ट चेकर आ गए, शहजाद पूनावाला भी बड़े फैक्ट चेकर बन गए आजकल, उनको पूछिए अगर प्रॉपर है करिए बेच के। अगर देश का जिसमें फायदा उसमें वारिस पठान साथ में नाविका जी। तो मेरे भारत तो फिर ये जो 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ की, इसको बेचकर आप मुसलमानों को क्यों नहीं, उनकी गरीबी क्यों नहीं दूर करवाते? क्यों रिजवान भाई? अगर सोना मंदिरों का बेचकर गरीबों की मदद हो सकती है, तो 9 लाख एकड़ की जमीन बेचकर क्या गरीब मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास भी बहुत जमीनें हैं नाविका जी। 2 पॉइंट, एक आपने बोला कि आप ये भी ले लोगे, वो भी ले लोगे, वो भी ले लोगे, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? एक मिनट, रिजवान मेरा नाम है। नाविका जी, अल्लामा इकबाल साहब ने जो लाइन लिखी थी कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो जो आप कह रही हैं ये भी मुसलमान का, ये भी वफ का, हम मुसलमान ये मानते हैं, या यूं कहूं ये मुसलमान ये मानते हैं पूरी दुनिया इनकी है, पूरी दुनिया वफ की है, अल्लाह की अमानत है। आप तो डिस्टर्ब कर रही हैं इनको। अभी जितना भी गैर मुस्लिम है, उसने वो जो पूरी दुनिया को मुसलमान अपना घर और मस्जिद मानते हैं कि कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, हम इसीलिए कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को मस्जिद मानते हैं। समझिए, आप साइकोलॉजी समझिए, पहले साइकोलॉजी समझिए, डिबेट, उसके बाद मजा आएगा। तो ये तो जितना भी आपका है, ये क्यामत से पहले इनका होना है ना, तो आप कब तक लड़ती रहेंगी? क्यामत में पूरी दुनिया मुसलमान होगी, पूरी दुनिया वफ होगी। ये है रिलीजियस जो इनको सिखाया जाता है मदरसों में, और इनकी मानसिकता, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड करके बता रहा हूं, इनकी मानसिकता पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा मूट पॉइंट ये है, भले कोई माने या ना माने, यू कैन लाफ मी ऑफ, एक बार जब देश मजहब के नाम पर बढ़ गया, तो मजहब के नाम पर इस देश में तुम्हें जमीन नहीं मिल सकती। जो पाकिस्तान 25% बटा, वहां पर जो हिंदुओं के लिए कॉमन प्लेस था, कॉमन ग्राउंड, वो हम दे के यहां आ गए। तो जब भारत मजहब के नाम पर बढ़ गया, तो भारत का वफ ऑटोमेटिक खत्म हो जाना चाहिए था, और जो शरणार्थी वहां से भाग भाग के आए थे, उन्हें यहां पर मुसलमानों की वफ की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। वारिस भाई जवाब दीजिए, वारिस भाई जवाब दीजिए, रिजवान साहब सही कह रहे हैं। हुआ है। देखिए नविका जी, वफ का कानून आपको पता है सबसे पहले कब आया था, उसके बाद उसमें संशोधन भी आया, और आज वफ का लॉ है, उसमें कोई संशोधन लाने की जरूरत नहीं थी, मगर नीयत पे पूरा दारो मदार था। बीजेपी की नीयत में खोट थी, इसलिए नया अमेंडमेंट लाए। अब अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या? तो काफी चीज बीजेपी झूठ बोली गई, ट्रिब्यूनल के पास ये नहीं था, कोर्ट में नहीं जा सकते। 1500 साल पुरानी मंदिर को आप ले लेते हैं, ईडन गार्डन को लेना चाहते हैं, संसद भवन, आप अपनी नियत का बताइए ना, आप अपनी नियत का बताइए। नविका जी, अगर वारिस पठान क्लेम करता है कि नविका जी का जो स्टूडियो है वो वक्फ के लैंड के ऊपर बना है,
तो बिल्कुल वारिस पठान के पास डॉक्यूमेंट हो गए ना। हवा में तो मैं नहीं बोल दूंगा, पागल तो नहीं कर। और डॉक्यूमेंट होंगे तो वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाइए। मधु सिंह भागलपुर से सवाल पूछ रही हैं। एक बार इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या वक्फ के नाम पर जो दावे ठोके जा रहे हैं वो इसी बात का एक्सटेंशन नहीं है? तहसीन भाई जवाब दे। नाविका जी, इस सवाल का जवाब मैं स्पेसिफिक उदाहरण से जो तीसरी बार इस शो में लाया गया उससे दूंगा। तमिलनाडु के तिरुपचाली डिस्ट्रिक्ट में जो गांव के अंदर जमीन और मंदिर क्लेम किया गया, वहां के कलेक्टर एम प्रदीप कुमार जी ने कहा जमीन क्योंकि वक्फ सेंट्रल बोर्ड के रजिस्टर पे रजिस्टर थी, वो एनओसी का मामला था और उसको स्टेट गवर्नमेंट ने बाईपास किया। वक्फ ने ना कोई जमीन क्लेम की, एनओसी को उन्होंने बाईपास किया। अब कोई एनओसी की जरूरत नहीं, वो नहीं है जमीन। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, जो महाकुंभ की जमीन थी, जिस मौलाना का जिक्र आप बार बार करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़े भाई का कुर्ता पहनकर, छोटे भाई का पजामा पहनकर बीजेपी का प्रवक्ता ना बनिए और प्लीज देश में पोलराइजेशन ना करिए। ऐसे फेक लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए कर रहे। एक टेक्निकल इशू था, एक तथाकथित मौलाना साहब पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। मैं बहुत दे रहे हैं आप? ऐसा है, इनको गंभीरता से मत लीजिए, सिर्फ पोलराइजेशन करें। से तय होगा। तहसीन पूनावाला जी, फराज साहब और वारिस भाई मिलकर मुझे ये बताए कि एक क्लेम तो अजमल साहब ने किया था पार्लियामेंट पे, अबू आजमी ने उस क्लेम को रीइटरेट किया था। और मुझे याद है, मैंने अभी देखा है, आपका एक वीडियो भी है नाविका जी, आपने पूरे इस पे शो किया था, मैं आपके शो पे था। अबू आजमी बीजेपी के लिए काम करते हैं। तहसीन सुन लीजिए। अब प्रोड्यूसर साहब एक काम कीजिए, एक सेकंड। तहसीन अबू आजमी बीजेपी का है, राशिद अली बीजेपी का है, इमरान सोलंकी बीजेपी का है। तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं अबू आजमी बीजेपी का है ना, फराज भाई को लाइए, मुझे हटा दीजिए, मैं जा रहा हूं अपना इफ्तार करने, आप बता दीजिए इनको। तहसीन वर्सेस फराज कीजिए, मेरी जरूरत ही क्या है? फराज मियां के नेता है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक है। ये ऐसा इंडिया अलायंस है इनका, बताइए, गजवे है, वो एजेंट है हमारे। शाहबुद्दीन बरलवी भी बीजेपी के हो गए हैं। जैसा आप कह दें, जो वक्फ आप कह दें वो वक्फ आपका, जैसा आप कह दें वो आपका। और मैं ये भी बताना चाहती हूं कि रायसेन है मध्य प्रदेश में, वहां के एक गांव पर वक्फ ने अचानक दावा कर दिया। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, मैं आज आपको सुनवाना चाहती हूं, दिखाना चाहती हूं। 15 दिन हो गए हैं तब से नोटिस आया हुआ है, ताकि हमारे आजे पराजों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे आजे पराजे भी इसी घरों में मर गए हैं, हमारे पिताजी भी इसी घरों में मर गए हैं, और हमारे पास सरपंच ने एक प्रूफ भी दिया है कि आजे पराजों से रह रहे हैं। पूरे गांव के साइन है, पंचनामा है, सील साइन है। अब हम कैसे जाएं यहाँ से, ताकि यहाँ पे कोई कब्रिस्तान था ही नहीं हमारी जगह पे, और था तो लेकिन तब से कहाँ गए थे जब हमारे घर बने हुए थे। ताकि उसके अनवर हुसैन के कुछ साइन है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, जहाँ पे अनवर हुसैन खुद कह रहा है कि इनका बहुत पहलों से पीढ़ियों से मतलब कि कब्जा है यहाँ से। हमारा पहले टपरा डाल के हम लोग रहते थे, उस समय अब पक्के घर बन गए, हम कैसे छोड़ते हैं। ये अनवर हुसैन के साइन है जिसपे कि ताकि हमारा कब्जा है। मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पे, भी बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, माता रानी के मंदिर बने हुए हैं, कई हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं। यहाँ पे मूर्तियों को तोड़ दी गई है, रात को आते हैं तोड़ने के लिए मुंह बांध के। हमारी देख लिया आपने, ये इस तरह के दावे हैं, इस तरह के दावे हैं कि मंदिरों की जमीन भी वक्फ की जमीन कही जा रही है। वेदांत मिश्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, स्पेस एक्स मार्स पर कॉलोनी बनाने का प्लान कर रहा है, कहीं वहां तो कोई वक्फ की प्रॉपर्टी सामने नहीं आ जाएगी? मोहन का दिल्ली से सवाल है, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर सालों साल बैठे रहना है और सोना और फंड हिंदू मंदिरों का चाहिए, ये कैसी नीति है? सोनल चौहान का लखनऊ से सवाल है, सीएए के समय भी कागज नहीं दिखाएंगे और अब वक्फ के नाम पर भी दावा करेंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों भाई? पंकज कुमार हैदराबाद से कह रहे हैं, दूसरे धर्म के पूजा स्थलों का खजाना मांगना, गरीब लोगों के पूरे गांव पर कब्जा करने की कोशिश करना, ये क्या परजीवी यानी पैरासाइट बिहेवियर नहीं है? प्रदीप सिंह का मऊ से सवाल है, कुंभ के समय कुंभ की जमीन पर दावा करना, होली के समय स्टेडियम को वक्फ प्रॉपर्टी बता देना, क्या हिंदू त्योहारों के समय ये पहले से प्लान किया जाता है कि नैरेटिव क्या बनाना है? मोहिनी भी दिल्ली से पूछ रही हैं कि पूरी इकोनॉमी ठीक करने का ठेका क्या सिर्फ हिंदू मंदिरों ने लिया हुआ है
ये तमाम सवाल बता रहे हैं कि पब्लिक भी अब इन सवालों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सवाल बहुत गहरे हैं। अगर संसद भवन वक्फ का है, अगर ईडन गार्डन्स वक्फ का है, अगर फोर्ट विलियम जो आर्मी का लैंड है वो भी वक्फ का है, तो फिर बाकी देश में रहने वाले लोगों का है क्या? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। क्या समय आ गया है कि इस मुद्दे पर हर तरफ से पूरी तरह से फैसले होने चाहिए? यही सवाल आज पब्लिक का है। तमाम दर्शकों का और मेरे पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं। लेती हूं आपसे इजाजत, पर जाइए।